दोस्तों, अभी तक आपने एक से बढ़कर एक जासूसी थ्रिलर फिल्में देखी होंगी। यकीनन उनमें से कुछ आपकी पसंदीदा भी रही होंगी। लेकिन आज जो कहानी हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक ऐसे सच्चे एजेंट की दास्तां है जो कभी CIA का सबसे खतरनाक एजेंट हुआ करता था। लेकिन एक रोज जब उसे मालूम पड़ा कि उसके देश की खुफिया एजेंसी एक ऐसा ऐप बना रही है जो पूरी दुनिया की प्राइवेसी खत्म कर देगी, तो उसने दुनिया के इस राज को बचाने के लिए कुछ ऐसा कारनामा किया कि वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा हैकर बन गया। मूवी का नाम है स्नोडेन और इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत हांगकांग की सुंदर वादियों से होती है। यहाँ एक मॉल की लॉबी में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम लॉरा पोइट्रास है, तो वहीं दूसरे शख्स का नाम है ग्लेन ग्रीनवॉल्ड। लॉरा जहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, तो वहीं पर ग्लेन जर्नलिस्ट का काम करते हैं। ये दोनों यहाँ किसी का इंतजार कर रहे थे और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का नायक खुद एडवर्ड स्नोडेन होता है, जो उन्हें अपने साथ होटल के कमरे तक लेकर आता है और फिर उनके फोन को माइक्रोवेव में डालकर अपना इंटरव्यू देना शुरू करता है। और यहीं से उसकी दास्तां शुरू होती है। वो कहता है कि मेरा नाम एडवर्ड स्नोडेन है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब हमें जॉर्जिया के फोर्ट बेनिंग का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक आर्मी ट्रेनिंग चल रही होती है और इन सोल्जर्स में स्नोडेन भी मौजूद था। यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस रिक्रूट की ट्रेनिंग चल रही होती है और स्नोडेन इस ट्रेनिंग में जी जान लगा रहा है, क्योंकि वो एक सैन्य परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके दादाजी आर्मी में एडमिशन जनरल थे और उसके पिता कोस्ट गार्ड हैं। लेकिन एडवर्ड को आर्मी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस देश सेवा करना चाहता था, इसीलिए ट्रेनिंग में पसीना बहा रहा है। वैसे अगर दिल की बात करें तो एडवर्ड को कंप्यूटर में काफी दिलचस्पी है और वो पूरे दिन इसी में लगा रहता है। उसने बहुत से शानदार ऐप बनाकर काफी लोगों की मदद की है और इसी बीच वो मिलिट्री का हिस्सा बन जाता है। स्नोडेन सेना का हिस्सा तो बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि वो शारीरिक रूप से आर्मी के लिए नहीं बना है। और एक रोज बदकिस्मती से सुबह ट्रेनिंग में जाने के दौरान बेड से गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। ये चोट काफी गहरी होती है, जिसकी वजह से स्नोडेन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और यहाँ उसके पैर का ऑपरेशन होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये चोट परमानेंट है, जिसकी वजह से अब वो कभी भी मिलिट्री का हिस्सा नहीं बन सकता। डॉक्टर की इन बातों को सुनकर एडवर्ड निराश हो जाता है, क्योंकि किसी भी तरह उसे देश की सेवा करनी थी। तब डॉक्टर उसे समझाते हैं कि देश सेवा के लिए सिर्फ मिलिट्री ही एक रास्ता नहीं है, और भी कई जगह हैं जहां अपने हुनर से तुम देश के काम आ सकते हो। अब एडवर्ड अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर में बिताने लगता है और यहीं पर उसकी मुलाकात लिंडसे मिल्स नाम की एक लड़की से होती है, जिसे फोटोग्राफी का काफी शौक होता है और उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी होती चली जाती है। इसके बाद स्नोडेन CIA में जाने का फैसला करता है और वहां जाकर इंटरव्यू देता है। उसके मार्क्स काफी बेहतरीन होते हैं, साथ ही साथ वो सभी टेस्ट में पास भी हो जाता है, जिससे CIA के डिप्टी डायरेक्टर कॉर्बिन ओब्रायन उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और CIA की ट्रेनिंग के लिए उसे न्यू वर्जीनिया के द हिल्स में भेज देते हैं। यहाँ स्नोडेन की मुलाकात हैंक फॉरेस्टर से होती है, जो यहाँ पर उसे कंप्यूटर साइंस से जुड़े सारे खुफिया दावपेच सिखाने वाले हैं। रूम में मौजूद आधुनिक डिवाइस को देखकर स्नोडेन काफी खुश होता है और हैंक से कहता है कि वो बहुत जल्द ऐसा डिवाइस बनाने वाला है जिसे लोग कहीं भी और कभी भी छोटी से छोटी चीज में छुपाकर ले जा सकते हैं। ये सुनकर हैंक काफी हंसता है, क्योंकि उसे ये सिर्फ एक मजाक लगता है। फिर स्नोडेन की क्लास शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वो ओब्रायन सभी को 5 से 6 घंटे के अंदर सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए एक नया कोवर्ड बनाना था, पर स्नोडेन इस काम में माहिर था। वो सिर्फ 38 मिनट में ये नया कोवर्ड तैयार कर देता है, जिसे देखकर ओब्रायन बिल्कुल सख्ते में आ जाता है, क्योंकि उसने अपने पूरे करियर में इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं देखा था। ओब्रायन ट्रेनिंग के दौरान उन लोगों को फिजा नाम के कानून के बारे में बताता है, जिसमें बिना कोर्ट की परमिशन के भी सीक्रेट एजेंसियां किसी की भी जानकारी जुटा सकती हैं। स्नोडेन ऐसे धीरे धीरे ओब्रायन द्वारा दिए गए सभी टास्क कंप्लीट करता है और ट्रेनिंग में अच्छे मार्क्स भी लाता है और अब वो वॉशिंगटन DC जाता है, जहां पर स्नोडेन लिंडसे से मिलता है। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ इंटरनेट पर ही एक दूसरे से बातें किया करते थे। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, उनकी केमिस्ट्री भी काफी जमती है। हालांकि फिर भी स्नोडेन लिंडसे को अपनी सच्चाई नहीं बताता कि वो CIA में है, बल्कि वो कहता है कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करता है। थोड़े समय बाद स्नोडेन वापस वर्जीनिया पहुंचता है और हैंक से CIA के सारे गैजेट्स के बारे में पूछता है और उनके आधुनिक सिस्टम की जानकारी लेने लगता है।
स्नोडेन को डर था कि कहीं कोई उनका गलत इस्तेमाल ना करे, पर हैंक के मुताबिक उन्हें आतंकवादियों से कोई खतरा नहीं था। उन्हें खतरा है तो सिर्फ रशिया, चाइना और जापान जैसे मुल्कों से, जो किसी तरह का मेलवेयर उनके सिस्टम में छोड़ सकते हैं। और इसलिए CIA को तुम जैसे होनहार लोगों की जरूरत है। अब यहाँ से स्नोडेन को उसकी जिंदगी की पहली पोस्टिंग जिनेवा में मिलती है। यहाँ पर उसका असाइनमेंट होता है CIA के कंप्यूटर को चेक करना और उनमें एक नई सिक्योरिटी डालनी है ताकि कोई भी उन्हें हैक ना कर सके। इसके बाद स्नोडेन जिनेवा जाकर अपने काम में लग जाता है। वो पहले खुद यहाँ के सारे सिस्टम को हैक करता है ताकि उनकी कमजोरी को समझ सके और फिर उन्हें ठीक करके दोबारा हैक करता है। और ऐसा वो कई दफा करता है जिससे एक मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम बना सके। जब ये बात जिनेवा के हेड को मालूम पड़ती है तो वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम जो काम कर रहे हो वो पूरी तरीके से गलत है। तुमने अपने ही सिस्टम को हैक किया है। इसका मतलब तुम्हारे पास CIA का पूरा डेटा है जो कि काफी कॉन्फिडेंशियल है और इन्हें देखने का तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है। बेहतर होगा कि तुम उन्हें तुरंत के तुरंत डिस्ट्रॉय कर दो, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। अब स्नोडेन सभी जानकारी को नष्ट करने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक और एजेंट गैब्रियल सोल से, जो उसी की तरह कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है। बस तजुर्बे के मामले में वो स्नोडेन से काफी ज्यादा था। यहाँ गैब्रियल स्नोडेन को एक्स की स्कोर नाम की एक ऐसी ऐप दिखाता है जिसकी मदद से वो किसी से भी जुड़ी जानकारी निकाल सकते हैं। ये एक तरीके का सर्च इंजन था जिसमें किसी का भी नाम दबाने से उसकी पूरी जन्म कुंडली सामने आ जाती है। यहाँ तक कि वो इस वक्त अभी कहाँ है और क्या कर रहा है ये भी देख सकते हैं। कमाल की बात तो ये थी कि इसके लिए उन्हें किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। ये स्नोडेन को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन आम लोगों की प्राइवेसी के साथ जो खिलवाड़ चल रहा था उससे वो काफी शॉक्ड था। इसके बाद शाम को स्नोडेन अपनी गर्लफ्रेंड लिंडसे को लेकर एक पार्टी में जाता है जहां पर CIA का हेड स्नोडेन को किरमानी नाम के एक इंटरनेशनल बैंकर को ढूंढने का टास्क देता है जो कि सऊदी अरब में अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को फंडिंग कर रहा है। स्नोडेन को किरमानी की सारी डिटेल्स निकालने को कहा जाता है और तभी उसको याद आती है गैब्रियल की। अब ये लोग किरमानी से जुड़ी सारी जानकारियां एक्स की स्कोर से निकालने लगते हैं, लेकिन उसका सारा बैकग्राउंड काफी क्लीन था। यानी कि अब उन्हें किरमानी से जुड़ी कोई ऐसी चीज के बारे में पता लगाना है जिसके जरिए वो उसे ब्लैकमेल कर सकें। और फिर उसकी नजर उसकी बहन पर जाती है। ये दोनों उसके सिस्टम को हैक कर लेते हैं और रूम के लैपटॉप के कमरे से उस पर निगाह रखते हैं। ये लोग उसकी बहन को ड्रेस चेंज करते देखते हैं और फिर उसकी वीडियो बना लेते हैं और उसकी बेटी सलमा के बारे में पता कर लेते हैं, जिसका एक मंगेतर नदीम भी होता है जो कि अपनी माँ के साथ US में इल्लीगली रह रहा है और इसके बारे में भी किसी को नहीं पता रहता सिवाय इन लोगों के। ऐसे में अब इन लोगों के हाथ इतना सुराग लग चुका था कि वो किरमानी को आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब इन सभी जानकारी को लेकर स्नोडेन CIA चीफ चार्ल्स के पास पहुँचता है, जहाँ दोनों बार में बैठे किरमानी के पास पहुँचते हैं, जो कि काफी परेशान था क्योंकि सलमा के मंगेतर नदीम को वापस उसके देश डिपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी बेटी ने जरूरत से ज्यादा स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं और वो अपनी जान देने पर तुली है। पर ये लोग इतने में भी नहीं रुकते हैं। उनके आदमी किरमानी को जरूरत से ज्यादा दारू पिलाकर उसे ड्राइविंग के लिए कॉल दे देते हैं ताकि पुलिस को इन्फॉर्म करके उसे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अंदर कर सकें और फिर वो उससे बाकी की जानकारियां निकाल सकें। पर स्नोडेन उनके इस प्लान के सख्त खिलाफ था क्योंकि तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से किरमानी के साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। वो बोलता है कि ये पूरी तरह से गलत है। हम किसी भी मुजरिम को पकड़ने के लिए इतना नहीं गिर सकते। स्नोडेन की बातें सुनकर चार्ल्स काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारे काम करने का तरीका यही है और अगर तुम इसमें टांग अड़ाओगे तो मैं तुम्हारा पुराना केस बाहर निकाल दूंगा जिसमें तुमने CIA के सभी सिस्टम को हैक करके उनकी जानकारी हासिल की थी, वो भी बिना हमारी परमिशन के। चार्ल्स की ये बातें स्नोडेन को काफी बुरी लगती हैं और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर रात में जब वो अपनी पत्नी के साथ हमबिस्तर हो रहा था तो उसे याद आता है कि उसका लैपटॉप खुला हुआ है। उसे उस खतरनाक प्रोग्राम की याद आ जाती है और उठकर सबसे पहले लैपटॉप के कैमरे पर टेप लगाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो CIA से रिजाइन भी कर देता है क्योंकि स्नोडेन एक खुदगर्ज आदमी था और ऐसी जगह पर काम करना उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था जहाँ पर उसके काम की इज्जत ना हो। खैर, अब हमें 2009 के जापान के टोक्यो एयरबेस का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर स्नोडेन NSA के लिए काम करने लगा था। यहाँ ये अपने हाईफाई सिस्टम पर एक बैकअप सिस्टम बिल्ड कर रहा था और इसका नाम एपिक शेल्टर होता है।
ये प्रोग्राम सभी डेटा को बैकअप करता है ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन में अगर सारा डेटा नष्ट भी हो जाए तो उनका वो प्रोग्राम उन्हें सुरक्षित अपने पास रख सके। ये प्रोग्राम गैब्रियल के प्रोग्राम से भी खतरनाक था। और अब जापान में स्नोडेन को और भी काम मिलने लगते हैं। उसे माइक्रोचिप बनाने का भी काम दिया जाता है ताकि एनएसए उन चिप को जापान के सभी डैम, फैक्ट्री और पावर हाउस में लगा सके। असल में अमेरिका जान चुका था कि जापान अब उसका दोस्त नहीं रहा और कभी भी उन दोनों के बीच टकराव हो तो एनएसए एक क्लिक में जापान के सभी जरूरी जगह को न केवल अपने कंट्रोल में ले सकती है बल्कि वहाँ की बत्ती भी गुल कर सकती है। इसके अलावा ये काम अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी जैसे देशों में पहले ही कर चुका है क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि सिर्फ आतंकवादी उसके लिए खतरा नहीं है बल्कि देश विदेश के पॉलिटिशियंस भी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। इसलिए वो उनका डेटा निकालने में लगे हैं ताकि उनके हाथ कुछ ऐसा लग सके जिससे वो उनको ब्लैकमेल करके कुछ जरूरी जानकारी निकलवा सके। ऐसे में अभी तक उनके पास दुनिया भर के 25 लाख राजनेताओं की सारी जन्म कुंडली आ चुकी है। ये सारी बातें स्नोडेन को भी मालूम पड़ चुकी हैं, जिसको लेकर अब वो काफी चिंतित रहने लगा क्योंकि उसकी नजर में ये आम जनता के साथ सिर्फ धोखा है। एक रोज जब वो लिंडसे से मिलता है तो उसे पता लगता है कि वो फोटोज की शौकीन है और अपनी सभी निजी फोटोज को वो अपने लैपटॉप में सेव करके रखती है। स्नोडेन उसको ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अपनी सारी निजी फोटोज को अभी के अभी डिलीट कर दो, पर लिंडसे इसके लिए राजी नहीं होती, जिस पर स्नोडेन काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो जिन लोगों के साथ काम कर रहा है वो अगर चाहें तो मिनटों में किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। पर लिंडसे कहाँ ये सब समझने वाली थी। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और फिर वो घर छोड़कर चली जाती है। वहीं स्नोडेन भी वापस अपने काम पर लग जाता है और जापान में एनएसए का सारा काम खत्म करके वहाँ से भी रिजाइन कर देता है। और फिर काम से फुर्सत मिलने के बाद 2011 में वो लिंडसे के पास दोबारा जाता है और माफी मांगकर शादी करने का प्रस्ताव रखता है, जिस पर लिंडसे हाँ कर देती है और अब वो दोनों दोबारा से साथ में रहने लगते हैं। वहीं कुछ दिनों में स्नोडेन को मालूम पड़ता है कि एफबीआई ने एनएसए के 3 उच्च अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। एफबीआई जान चुकी है कि वो लोग किस तरह दुनिया भर के आम लोगों की इंफॉर्मेशंस को ट्रैक कर रहे हैं और ये काम पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इसलिए अब एफबीआई उन सभी लोगों के पीछे लग चुकी है जो इससे जुड़े हुए हैं। यानी कि अब स्नोडेन की गर्दन पर भी तलवार लटक रही है, उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए इनसे बचने के लिए वो एक तरकीब ढूंढता है और एक बार फिर से CIA से कांटेक्ट करता है, लेकिन इस बार वो उनके साथ काम नहीं करना चाहता था बल्कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहता था। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि चीनी उनके सॉफ्टवेयर में घुस चुके हैं और उन्होंने एक खास तरह का मेलवेयर डाला है जिसकी वजह से उनकी सारी इन्फॉर्मेशंस लीक हो रही हैं। और इसे रोकने के लिए ओब्रायन स्नोडेन को हवाई जाकर उनसे निपटने का टास्क देता है। स्नोडेन देश के लिए कुछ भी करने को तैयार था और ये बात जाकर वो सीधे लिंडसे को बताता है और उसे अपने साथ हवाई चलने को कहता है, मगर लिंडसे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, जिससे स्नोडेन काफी टेंस हो जाता है। ऐसे में एक बार फिर से उसके पैर में दर्द होने लगता है और वो लड़खड़ाकर गिर जाता है। लिंडसे उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये सब कुछ स्नोडेन के ऊपर बढ़ रहे काम के प्रेशर की वजह से है। अगर वो चिंता करना छोड़ दे तो उसका दर्द भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। डॉक्टर की बातें सुनकर लिंडसे समझ जाती है कि उसका ये दर्द हवाई के कारण है, क्योंकि स्नोडेन अब उसके बिना कहीं नहीं रह सकता। इसलिए वो हवाई जाने के लिए राजी हो जाती है। अब वो दोनों हवाई के लिए निकल जाते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात दोबारा से गैब्रियल से होती है। साथ ही साथ वो पैट्रिक नाम के एक सीन एक्सपर्ट से भी मिलता है और ट्रेवर नाम का एजेंट भी उसके ग्रुप में हुआ करता है। अब सभी मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं और रोजाना नई नई जानकारियां निकालते हैं। समय बीतता है और एक दिन लिंडसे घर पर अपनी बर्थडे की पार्टी रखती है, जहां पर वो कई लोगों को बुलाती है। पर अफसोस से इस दिन स्नोडेन के पैर में दोबारा से दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल जाना पड़ता है। हालांकि इन सब के बावजूद भी स्नोडेन अपने काम से पीछे नहीं हटता। वो एक दिन हेड ओब्रायन से मिलता है, जहां उसे मालूम पड़ता है कि CIA उस पर और लिंडसे पर नजर रख रही है। उन्हें शक है कि कहीं स्नोडेन कोई दूसरी प्लानिंग तो नहीं कर रहा। ये खबर स्नोडेन के लिए काफी दुख भरी थी, क्योंकि उसने अपने देश के लिए हर मुमकिन काम किया, लेकिन अब उसकी ईमानदारी की सजा कुछ यूं मिल रही है। स्नोडेन लिंडसे से वापस उसके घर जाने को कहता है और बताता है कि यहाँ पर हालात बहुत बेकार होने वाले हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आए। अच्छा होगा कि तुम घर निकल जाओ।
लिंडसे को अलविदा कहने के बाद वो लॉरा नाम की एक जर्नलिस्ट को कॉल लगाता है और मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन लॉरा से मिलने से पहले वो CIA की और जानकारियां इकट्ठा करने लगता है। इसलिए वो अगले दिन ऑफिस जाता है और उसके हाथ में एक रूबिक्स क्यूब होता है। इसके अंदर एक चिप होती है जिसकी मदद से वो टाइम मिलते ही सिस्टम की सारी जानकारियां उसमें कैच करके वापस रूबिक्स क्यूब को छुपा देता है। पर इसे ऑफिस से बाहर ले जाना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा था। स्नोडन अच्छे से जानता था कि गेट पर उसे गार्ड पकड़ लेंगे, इसलिए वो बड़ी ही चतुराई से सबसे पहले अपना रूबिक्स क्यूब गार्ड को खेलने के लिए देता है और गेट सेंसर के बाहर निकलकर वापस उससे मांग लेता है। इन सब के बाद वो अब लॉरा और डैनियल से मुलाकात करता है, लेकिन उनसे बात करने से पहले वो सबसे पहले उनका फोन सिग्नल जैमर में डाल देता है ताकि कोई भी उनका फोन ट्रेस ना कर पाए। इसके बाद वो इंटरव्यू देना शुरू करता है और एक एक करके CIA और NSA के सभी राज से पर्दा उठाने लगता है। स्नोडन ने जो जानकारी उन लोगों को मुहैया कराई थी उसे सुनकर वो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि ये आज तक की दुनिया भर की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली थी। इसलिए वो इवान नाम के एक सीनियर जर्नलिस्ट को बुलाते हैं। इवान को उसकी बातें सुनकर समझ आ जाता है कि ये कितना गंभीर आरोप है। स्नोडन उन लोगों को अपना आई कार्ड दिखाने के अलावा ये तक बताता है कि उसने कितने साल तक सिक्योरिटी एजेंसीज में काम किया। हालांकि इसे पब्लिश करने में वो लोग अभी भी डर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो शायद सीक्रेट एजेंसियां उनकी जान भी ले सकती हैं। और इन्हीं सब जोर आजमाइशों के बीच काफी साल बीत जाते हैं। आखिरकार 2013 में ये आर्टिकल पब्लिश होता है, वो भी इंटरनेट पर, जिसे मीडिया चैनल अपनी वाहवाही लूटने के लिए टीवी पर शो करने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में भी फैल जाती है और सरकार की बोलती बंद हो जाती है। खबर के कुछ दिनों बाद अमेरिकी सरकार स्नोडन को गद्दार घोषित कर देती है और उसके साथ साथ उसके पासपोर्ट को भी रद्द कर दिया जाता है। और तो और हांगकांग पुलिस को उसे अरेस्ट करने का आदेश भी दे देते हैं। पर स्नोडन को पकड़ने से पहले ही पुलिस वालों का हाथ कांप रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि स्नोडन ने जो किया है वो एक सच्चा हीरो ही कर सकता है। उन्हें पता था कि अगर समय रहते स्नोडन आम जनता के लिए ये आवाज नहीं उठाता तो आज अमेरिका के पास हर किसी का सीक्रेट मौजूद होता। अब हम देखते हैं कि हांगकांग पुलिस स्नोडन को पकड़ने जाती है, लेकिन तभी डैनियल उसकी मदद के लिए सामने आता है और अपने वकील से बात करके स्नोडन को रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया जाता है। यहाँ स्नोडन काफी लंबे समय तक छुपा रहता है, लेकिन जब ये बात रूस के राष्ट्रपति को पता चलती है तो वो उसे सम्मान पूर्वक अपने देश में न केवल रहने के लिए घर देते हैं बल्कि पुरस्कार से सम्मानित भी करते हैं, क्योंकि अगर आज वो ना होता तो पूरी दुनिया की प्राइवेसी अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी के हाथ में होती, जिससे वो किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकते थे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।